नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। क्रिकेट, बैडमिंटन, तीरंदाजी के साथ साथ और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। भारत के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड की तेज शुरुआत। 4 साल पुराने मामले के उजागर होने के बाद टिम पेन ने ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट कप्तानी छोड़ी। पीवी सिंधु और के श्रीकांत इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप भारत ने जीते 7 पदक। सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो रांची में दूसरा T20 क्रिकेट मैच चल रहा है। भारत ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक मेहमान टीम ने 4 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के 42 रन बना लिए थे। मार्टिन गप्टिल 13 गेंदों पर 25 रन बनाकर, जबकि डैरल मिचेल 11 गेंदों पर 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मैच में भारत ने मोहम्मद सिराज की जगह हर्षल पटेल को शामिल किया है, जबकि न्यूजीलैंड ने 3 बदलाव किए हैं। जो तेज शुरुआत 4 ओवर में 42 रन, कितना टोटल देखती हैं यहां से? देखिए, जैसे कि क्यूरेटर ने भी कहा था कि इस मैच में जो दूसरे हाफ में भारी ओस गिरने की संभावना है, उसको देखते हुए मुझे लगता है न्यूजीलैंड की रणनीति यही रही होगी कि आते ही तेजी से रन बनाए जाए ताकि एक बड़ा स्कोर उनके पास डिफेंड करने के लिए हो। तो 175 से ऊपर का ही स्कोर उनके लक्ष्य होगा। और भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह रहेगी, रोहित ने आज टॉस जीता है और पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया है। तो मुझे लगता है कि दूसरे हाफ में जो टीम क्षेत्र रक्षण करेगी उसके लिए थोड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। जो बदलाव किया है न्यूजीलैंड ने, क्या लगता है ओस को ध्यान में रखकर ही बदलाव किया है? जिमी निशम को वापस लेके आए हैं, टॉड एस्टल जो काफी महंगे साबित हुए थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। बिल्कुल, जिमी निशम अनुभवी गेंदबाज हैं और पहले मैच में जिस तरह से एस्टल की गेंदों की धुनाई खासतौर पर सूर्य ने की थी, उसके बाद मुझे लगता है ये बदलाव लाजमी था। और भारतीय टीम में भी हालात को देखते हुए हर्षल पटेल को मौका दिया गया है और हर्षल ने किस तरह गेंदबाजी की थी आईपीएल में हम सब जानते ही हैं। और थोड़ी टर्न लेगी पिच तो हर्षल काफी इसमें खतरनाक साबित हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज के बारे में कहा गया है कि उनको हाथ में चोट लगी थी। हमने देखा था कि वो जो शॉट मारा था फॉलो थ्रू में फील्ड करते समय उनको चोट लगी थी। कहा जा रहा था दीपक चहर को शायद विश्राम दिया जाए इस मैच में। पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। बिल्कुल, और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि जो पूल है भारत के पास वो बहुत बड़ा है और सारे अच्छे गेंदबाज हैं जो अपने अनुकूल परिस्थितियों में हर एक गेंदबाज मैच विनर साबित हो सकता है। तो बहुत ज्यादा कमी किसी की महसूस हो ऐसी कोई बात नहीं है। उनके बदले में भी जो गेंदबाज आए हैं वो मैच विनर है। तो यहाँ एक अच्छी शुरुआत हुई है पहले मैच में, जो एक पूरा जिसको कहा जा रहा है भारतीय क्रिकेट का एक नया दौर जो शुरू हुआ है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के साथ। तो उस लय को मुझे लगता है बरकरार रखने की पूरी कोशिश रहेगी और ये भी कोशिश रहेगी कि सारे खिलाड़ियों को यहाँ मौका मिल सके। जैसे पहले मैच में हमने देखा वेंकटेश अय्यर को मौका दिया गया था, हालांकि वो उसका पूरा फायदा उठा नहीं पाए, आते ही चौका लगाया और अगली गेंद पे आउट हो गए। लेकिन यहाँ सारे खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भरने की कोशिश की जाएगी। जी हां, भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। जयपुर के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच रविवार को कोलकाता में खेला जाएगा। T20 श्रृंखला के बाद 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी होनी है। इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी और स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। एशेज श्रृंखला शुरू होने से 3 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने आज कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। होबार्ट में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पेन ने बताया कि ये एक अविश्वसनीय रूप से कठिन निर्णय है, लेकिन मेरे लिए, मेरे परिवार और क्रिकेट के लिए ये सही है। पेन ने कहा कि मेरा निर्णय इस वजह से है कि लगभग 4 साल पहले मैं एक तत्कालीन सहयोगी के साथ टेक्स्ट एक्सचेंज में शामिल था। उस समय ये मैसेज का आदान प्रदान पूरी तरह से सीए इंटीग्रिटी यूनिट जांच का विषय था, जिसमें मैंने पूरी तरह से समर्थन किया था। उन्होंने आगे बताया कि उस जांच में एक क्रिकेट तस्मानिया एचआर और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाया था कि इसमें कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि मुझे उस समय इस घटना पर गहरा खेद था और आज भी है। और जब ये बात मोना जी मीडिया में सामने आई तब टिम पेन को लगा कि शायद कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा भी दिया और उसके बाद
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पर कहा है कि वो पूरी श्रृंखला के लिए टीम चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, आप एक रोल मॉडल हैं पूरी पीढ़ी के लिए, तो आपका जो बर्ताव है वो अनुकरणीय होना चाहिए। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, सोशल मीडिया ऐसा बारूद का ढेर है और ऐसे में अगर आप उस पर जरा सी भी चूक करते हैं तो बहुत ही जो एक स्टैंडर्ड होता है, जो एक मानदंड कायम किए जाते हैं, उस पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ये एक टिम पेन की मैं यहाँ सराहना करूंगी कि उन्होंने तुरंत ही कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, उनका स्वीकार कर लिया गया इस्तीफा। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए ये बड़ा दुखद है क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा जब वो कप्तान बने थे, उस समय भी जो तत्कालीन कप्तान थे स्टीव स्मिथ, वो विवादास्पद परिस्थितियों में उनसे कप्तानी ले ली गई थी, जो गेंद से छेड़खानी प्रकरण के कारण। और उससे भी अगर हम अतीत में जाएं तो शेन वॉर्न का किस्सा सबके जहन में ताजा ही होगा। तो ये एक गलत परिपाटी है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को जो हम नैतिक आचरण, टीम एथिक्स की बात करते हैं, उस पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। किसी भी हालत में जीतना ही एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप खिलाड़ी हैं, आप रोल मॉडल है और यहाँ पर आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है और 2018 में जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्टीव स्मिथ को कप्तानी से हटाया गया था और टिम पेन ऑस्ट्रेलिया के 46वें कप्तान बने थे। टिम पेन की अगुवाई में 2019 में एशेज श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की, जो 18 साल बाद विदेशी धरती पर एशेज में ऑस्ट्रेलिया की जीत थी। लेकिन जो श्रृंखला शुरू होनी है 8 दिसंबर से पहला टेस्ट मैच होना है गाबा में, एलेक्स कैरी को कहा जा रहा है कि वो विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। तो क्या कप्तानी जाते ही टीम में भी जगह पर संकट में घिर गए टिम पेन? मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इस पर कोई बदलाव की जरूरत है, क्योंकि यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि जब 2017 में ये घटना हुई थी उस समय टिम पेन को क्लीन चिट दी गई थी। अचानक से ये मामला फिर से तूल पकड़ा है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर संघ ने दोनों ने टिम पेन का समर्थन किया है और इतनी विवादास्पद ढंग से तो टीम से उनकी रवानगी मुझे नहीं लगता कि एशेज जैसी महत्वपूर्ण श्रृंखला से पहले होगी। कहा यह जा रहा है कि गेंदबाजी ऑलराउंडर पैट कमिंस इस श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि टिम पेन अपनी जगह प्लेइंग 11 में बना पाते हैं या नहीं, और वो अगर बना पाते हैं तो बल्ले और दस्ताने के साथ टीम की जीत में कितना योगदान दे पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और सुपरस्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। एबी डिविलियर्स की क्रिकेट करियर पर हमारे साथ हैं अतहर सईद, जो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको उनके करियर पर प्रकाश डालेंगे। 360 के नाम से मशहूर एबीडी की इस घोषणा के बाद उनके प्रशंसकों को बहुत निराशा हुई है। इससे डिविलियर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ अपने 10 साल के लंबे जुड़ाव को समाप्त कर दिया है। डिविलियर्स ने वर्ष 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। डिविलियर्स के करियर की बात करें तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 114 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 50 की औसत से 8,765 रन बनाए। उन्होंने 228 वनडे मैचों में 53 की औसत से 9,577 रन बनाए, तो 78 T20 मैचों में 1,676 रन बनाए हैं। वो 2011 में आरसीबी में शामिल हुए थे और एक सफल करियर की शुरुआत उन्होंने की थी। उन्होंने आईपीएल में अब तक 184 मैचों में 5,162 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान 3 शतक और 40 अर्धशतक लगाए हैं। हालांकि इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद आरसीबी एक बार भी आईपीएल का खिताब जीतने में सफल नहीं रहे। डिविलियर्स ने कहा कि मैंने आरसीबी के लिए खेलने के लिए एक लंबा और उपयोगी समय बिताया है। 11 साल बीत चुके हैं और अपने युवा साथियों को छोड़ना बेहद कठिन है। बेशक इस फैसले पर पहुंचने में काफी समय लगा, लेकिन काफी चिंतन के बाद मैंने संन्यास लेने का फैसला किया है। आरसीबी ने एक विज्ञप्ति में डिविलियर्स के हवाले से कहा कि मैंने अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं आरसीबी प्रबंधन, मेरे दोस्त विराट कोहली, टीम के साथियों, कोच, सपोर्ट स्टाफ, प्रशंसकों और पूरे आरसीबी परिवार को इन सभी वर्षों में मेरा विश्वास दिखाने और मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमेशा के लिए आरसीबी का हूं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। मोना,
एक ऐसा क्रिकेटर जो जहां भी खेले, जिस टीम से खेले, लेकिन समर्थक हमेशा उनका हौसला बढ़ाते रहे। बिल्कुल, मैंने तो मैदान में खुद देखा है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम पर जब एबी डिविलियर्स उतरते थे तो पूरे मैदान में चारों तरफ एबीडी का जो शोर मचता था। और 360 डिग्री प्लेयर है, मैदान के चारों ओर शॉट लगाने में माहिर थे। और आप उनका जो जुड़ाव है, एक आईपीएल ऐसा मंच है कि हर सत्र में एक नए सितारे का उदय होता है, कोई पुराने सितारे अस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में इतने प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट में 2011 से वो लगातार 10 साल उनको हो गए खेलते हुए एक ही टीम के साथ। तो जिसको कहते हैं ना, एक लिगेसी उन्होंने बनाई है और बड़े सम्मानजनक तरीके से विदा हुए। 5000 से ज्यादा उन्होंने आईपीएल में रन बनाए हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को वो 2018 में ही अलविदा कह चुके थे, लेकिन आईपीएल में वो एक अभिन्न अंग थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का और विराट कोहली के काफी करीब थे। जिस तरह से उनके संन्यास के बाद आज कोहली ने लगातार मैसेज किए, ट्वीट किए हैं, लगता है काफी दुख हुआ है उनको। और मुझे ऐसा लगता है किसी अन्य रूप में वो जरूर इस टीम के साथ अपना ये लगाव जुड़ाव बरकरार रखेंगे। मुना, क्या आपको लगता है कि कहीं जो रिटेशन पॉलिसी है कि आप 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं, उसमें शायद एबी डिविलियर्स फिट नहीं बैठ रहे हो, दोबारा वो ऑक्शन पूल में नहीं जाना चाहते हो, इतना बड़ा नाम, क्योंकि अभी बहुत फिट हैं वो। देखिए, अब जो है आरसीबी, विराट कोहली कप्तानी छोड़ ही चुके हैं और अब जो मेगा जिसको कहते हैं ऑक्शन, वो होने वाली है अगले सत्र के लिए। बहुत सारे बदलाव होंगे टीमों में। तो ऐसे में मुझे लगता है 37 साल उनकी उम्र भी हो चुकी है और इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बावजूद विराट कोहली और एबी डिविलियर्स और कभी क्रिस गेल भी इस टीम में हुआ करते थे, इसके बावजूद आरसीबी अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। तो जो टीम प्रबंधन है वो जरूर, यहाँ देखिए आईपीएल में इमोशंस मायने नहीं रखते। आप ये बिल्कुल एक वो है, प्रोफेशनल लीग है और यहाँ पर बदलाव जरूर होंगे टीम में और कहीं ना कहीं एबीडी के दिमाग में ये बात जरूर रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल। एक सफल करियर के लिए एबी डिविलियर्स को बहुत बहुत बधाई। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में श्रीकांत ने, क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत ने एचएस प्रणॉय को 21-7, 21-18 से पराजित किया। अंतिम 4 में श्रीकांत का सामना थाईलैंड के कुनल वूत या डेनमार्क के एंडर्स से होगा। एंडर्स को इस टूर्नामेंट में तीसरी वरीयता दी गई है। सिंधु ने टर्की की नेस्लिहान इगिट को 21-13, 21-10 के अंतर से हराया। 35 मिनट तक चले इस मुकाबले में इगिट सिंधु को कोई चुनौती नहीं दे सकी और उन्होंने ये मैच आसानी से जीत लिया। इस जीत के साथ ही इगिट के खिलाफ सिंधु का रिकॉर्ड 4-0 का हो चुका है। इससे पहले उन्होंने डेनमार्क ओपन में भी इगिट को हराया था। सेमीफाइनल में सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उन्हें इस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता दी गई है। सेमीफाइनल में कड़ी टक्कर। अभी तक बड़े आसान मुकाबले थे सिंधु के लिए और जैसे कि इगिट के खिलाफ उनका रिकॉर्ड हमने देखा ही है। डेनमार्क ओपन के बाद फिर से बहुत ही करारी शिकस्त दी, लेकिन अब अकाने यामागुची सामने है। तो अब जो 2 मुकाबले हैं खिताब से पहले, वो काफी कठिन होने वाले हैं। और पुरुष वर्ग की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा निराशाजनक था कि दोनों भारतीय खिलाड़ी ही एक दूसरे के खिलाफ थे। कल एचएस प्रणॉय ने जिस तरीके से ओलंपिक चैंपियन को हराया, विक्टर एक्सेल्सन को, तो काफी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सेमीफाइनल में जब उनका सामना श्रीकांत से ही हो गया तो यहाँ एक न एक तो दिल टूटना ही था। तो उम्मीद करेंगे कि अब सिंधु और श्रीकांत में खिताब की तरफ बढ़े और दोनों खिताब भारत की झोली में। ओलंपिक में पदक जीतने के बाद सिंधु ने कोई खिताब नहीं जीता है और वो भी उम्मीद कर रही हैं कि खिताबों का ये सूखा इंडोनेशिया में समाप्त हो। महान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को इस साल बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगा। बीडब्ल्यूएफ परिषद ने पुरस्कार आयोग की सिफारिश के बाद भारतीय दिग्गज के नाम को शॉर्टलिस्ट किया है। भारतीय बैडमिंटन संघ ने इस पुरस्कार के लिए उनके नाम को आगे रखा था। पूर्व विश्व नंबर 1 और पहली बार भारतीय विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता प्रकाश पादुकोण ने इस खेल के लिए बहुत योगदान दिया है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 7 पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। आज रिकर्व महिला और पुरुष टीमों ने रजत पदक जीता क्योंकि दोनों टीमें कोरियाई टीम से अपने अपने मुकाबले हार गई। महिला रिकर्व फाइनल में कोरिया की रयू सू जंग, ओह एजिन और लिम हेजिन ने अंकिता भक्त, रिधि फोर और मधु वेदवान की भारतीय तिकड़ी को 6-0 से हराया, जबकि पुरुषों के फाइनल में कोरियाई तिकड़ी लियो सेंगयून, किम पिल जोंग और हान यू टॉक ने प्रवीण जाधव, पार्थ सालुंखे और कपिल को 6-2 से शिकस्त दी।
कांस्य पदक के मुकाबले में अंकित भक्त और कपिल की मिश्रित रिकर्व टीम ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 6-0 से जीत हासिल की। इसके पहले ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला कंपाउंड व्यक्तिगत में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 2017 एशियाई चैंपियन अभिषेक वर्मा ने पुरुषों की स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में 40 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए मास्टर्स फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। ये प्रतियोगिता बुधवार से शुरू हुई है। फाइनल मैच इसका रविवार को खेला जाएगा। फिट मास्टर्स खेल गेम संघ की तरफ से आयोजित इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के पहले मैच में गुडविल ने ओल्ड स्टार को 5-1 से मात दी। दूसरे मुकाबले में क्वारंटम ने DPFFC को 1-0 से हराया। तीसरे मैच में डीपी मास्टर्स ने मंथन FC को पराजित किया। भारतीय फुटबॉल की आवाज कहे जाने वाले मशहूर समीक्षक और कमेंटेटर नोवी कपाड़िया का कल निधन हो गया। वो मोटो न्यूरॉन नाम की एक खास बीमारी से पीड़ित थे और करीब पिछले 1 महीने से आईसीयू में भर्ती थे। इस बीमारी से अंग काम करना बंद कर देते हैं। इस बीमारी की वजह से कपाड़िया पिछले 2 साल से जूझ रहे थे और उन्होंने खुद को घर में कैद कर लिया था। कपाड़िया को फुटबॉल का काफी अनुभव था। उन्होंने 9 फीफा विश्व कप में बतौर कमेंटेटर हिस्सा लिया था। भारत में फुटबॉल को लेकर इतना अनुभव शायद ही किसी व्यक्ति के पास हो। कपाड़िया ने फुटबॉल पर किताबें भी लिखी जो काफी लोकप्रिय हुई। उनकी लिखी किताबों में बेयरफुट टू ब्रूट्स, द मेनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल प्रमुख हैं। इसके अलावा कपाड़िया दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर और डिप्टी प्रॉक्टर पदों पर भी रह चुके हैं। मोना भले वो कभी फुटबॉल न खेले हों, लेकिन जिस ढंग से उनकी आवाज भारतीय फुटबॉल का पर्याय बन गई थी। बिल्कुल, लेकिन जूनियर लेवल पे उन्होंने दिल्ली के लिए फुटबॉल खेला है और दिल्ली लीग में नियमित तौर पर वो खेलते रहे हैं और बिल्कुल भारतीय फुटबॉल की आवाज उन्हें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, बल्कि जो पत्रकारिता जगत है उसमें उनको फुटबॉल का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आप किसी भी फुटबॉलर के बारे में कभी भी कोई जानकारी चाहिए हो तो हम सब उन्हीं को, एक ही नंबर हमारे दिमाग में होता था, नोवी सर को फोन करना है। और जितने अच्छे वो पत्रकार थे, उद्घोषक थे, लेखक थे, उससे भी ज्यादा अच्छे वो इंसान थे। हमेशा चाहे आप ट्रेनी जर्नलिस्ट हो, कुछ हो, मदद के लिए तत्पर रहते थे। इसीलिए आप देखिए कल से पूरे फुटबॉल जगत में, दूसरे खेलों के खिलाड़ियों में, सभी में एक शोक की जो लहर व्याप्त है। इतने सारे उनके साथ अनुभव हैं, सबके पास एक न एक कहानी है नोवी सर के बारे में कहने के लिए, और कभी किसी ने उनको आपाक होते हुए मैदान पर नहीं देखा। 9 फीफा विश्व कप कवर करने के बावजूद एक लोकल मैच भी वो उतनी ही लगन के साथ कवर करते थे। तो ये बड़ी उनकी काबिलियत थी, महानता थी। और फुटबॉल में नोवी सर का जो कद है, उनको हमेशा एक जो रिक्तता, वो एक जो निर्वात जिसको आ गया है, वो कभी भरना बहुत मुश्किल होगा। जी हाँ, जो भारत में अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसमें मुझे भी उनके साथ कमेंट्री करने का अवसर प्राप्त हुआ था और इसी स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में वो बतौर विशेषज्ञ कई बार हिस्सा ले चुके हैं। तो स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि। FIH हॉकी जूनियर विश्व कप भुवनेश्वर 2021 के लिए अमेरिका और चिली की टीम कल भुवनेश्वर पहुंच गई। पूल सी में अमेरिका के साथ कोरिया, स्पेन और नेदरलैंड्स की टीम है। अमेरिका 25 नवंबर को स्पेन के खिलाफ अपना मुकाबला खेलेगा, जबकि चिली और मलेशिया, जिन्हें बेल्जियम और दक्षिण अफ्रीका के साथ ग्रुप 1 में रखा गया है, वे 24 नवंबर को टूर्नामेंट के पहले मैच में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जो रांची में इस समय मुकाबला खेला जा रहा है, वहां न्यूजीलैंड ने 7 ओवर के बाद 1 विकेट पर 69 रन बना लिए हैं। मार्टिन गप्टिल 15 गेंद पर 31 रन बनाकर दीपक चहर का शिकार हुए हैं। 7 ओवर के बाद जो स्कोर है 69। मोना, कितना टारगेट अब देखती हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी यहां से? देखिए, अभी पहले मैच में जो था, पहले 10 ओवर में काफी धीमी गति से रन बने थे और आखिरी के 10 ओवर में काफी तेजी से रन बनाए गए थे। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, 175 से ऊपर के स्कोर का लक्ष्य होगा न्यूजीलैंड टीम का और भारत के लिए वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है लक्ष्य। लेकिन जो इनका लोअर मिडिल ऑर्डर है, चाहे टिम साइफर्ट की बात करें, वो पिछले मैच में नहीं चले और इस बार जिमी निशम को लाया गया और वर्ल्ड कप के फाइनल में भी हमने देखा था कि जो अंतिम के 3-4 ओवर थे और पहले मैच में भी यही कहानी थी, जब गप्टिल आउट हुए दीपक चहर की गेंद पर, उसके बाद 16 गेंदें बाकी थी और वहां रन नहीं बने और वही उनके हार का कारण बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ गप्टिल पर बहुत जिम्मेदारी होगी कि एक छोर संभाल कर खेल रहे हैं, विश्व कप में उतने फॉर्म में दिखे नहीं थे और यहाँ उनके ऊपर एक बड़ा स्कोर टीम को देने की जिम्मेदारी है।
चलिए देखना दिलचस्प होगा कि ये मैच किस तरफ जाता है। कल स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से हम आपको इसका परिणाम जरूर बताएंगे। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ की राय साझा करने के लिए मोना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।